नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो इस तैयारी को और बेटर करने की जो कोशिश है वो एक बार हम कर लेते हैं। रोज क्लास लेने के बाद तो शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। ठीक है। देखिए, ये मैंने वैसे आपको पढ़ाया है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद में। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद में मैंने सीबीआई का कुछ आपको बताया था, पर उससे थोड़ी सी जानकारी और उसमें जोड़ देते हैं और उसका एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो जिन्होंने ये वहां पे नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें एक बार नए सिरे से भी मिल जाएगा ये, और जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा। एक दिल्ली पुलिस का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम आया था 1946 में। ये क्या था कि जो दिल्ली में आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध चला, दिल्ली में नहीं चला मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो उसमें जो सप्लाई वाले डिपार्टमेंट थे ना उनमें बहुत भ्रष्टाचार फैल गया। तो उन भ्रष्टाचारों से लड़ने के लिए यानी उसका सामना करने के लिए यह डिसीजन हुआ कि विशेष पुलिस बनाई जा सकती है, स्पेशल पुलिस का गठन किया जा सकता है जो खासतौर पे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए होगी। और उस टाइम एक कानून पास हुआ, याद रखना है क्या हुआ, एक कानून पास हुआ 1946 में, यानी हमारी स्वतंत्रता से पहले। आप कहोगे भैया उस टाइम के कानून को हम क्यों मान रहे हैं? बेटा हम तो अभी तक आईपीसी को भी मान रहे थे, 1860 वाली को। अंग्रेजों के जो कानून हमारे मतलब के थे, अब एक दिन में तो नहीं बदल सकते थे ना हम सारी चीजों को, तो इसीलिए 1860 की जब हमने आईपीसी मानी तो हमने ये भी माना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम कब आया था? 1946। और इस अधिनियम के तहत किसी ऐसे बल का गठन किया जा सकता था जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हो, और इसलिए बाद में फिर इसी अधिनियम के तहत 1963 में सीबीआई का गठन हुआ था। तो यहां से सवाल आएगा कि भैया दिल्ली का विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम कब आया? 1946 में आया। पहला सवाल ये बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? पहला, ये किसके लिए आया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सप्लाई डिपार्टमेंट में करप्शन था, भ्रष्टाचार था, उसे रोकने के लिए विशेष पुलिस बनाई जा सकती है, ऐसा इस कानून में लिखा हुआ था कि भैया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ विशेष पुलिस अगर बनानी हो ना तो वो बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए, और इस पर आधारित है सीबीआई। तो सीबीआई का गठन किस पर आधारित है? तो भैया सीबीआई का गठन हमारे इसी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम पर आधारित है, इसलिए इसको हम सांविधिक बोल देते हैं। सांविधिक का मतलब कोई ऐसी चीज जो संसद द्वारा बनाए गए कानून पर आधारित हो। तो क्योंकि सीबीआई हमारी संसद द्वारा बनाए गए इस कानून पर आधारित है, इसलिए सीबीआई को सांविधिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सांविधिक। और 1963 में सीबीआई नाम इसको दिया गया, या एक तरह से सीबीआई का गठन किया गया, और ये डीओपीटी के अंतर्गत आती है। इसको हम कार्मिक मंत्रालय भी कह देते हैं। कार्मिक, कोई गृह मंत्रालय कहेगा तो गलत है, ये किसके अंतर्गत है? कार्मिक। आज ये टॉपिक खत्म है, कल इसके क्वेश्चन रहेंगे केवल। आज ये टॉपिक खत्म है, कल हम इसमें क्या करेंगे? केवल इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सीबीआई की बात करें। अब सीबीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हम पहले भी कर चुके हैं। जो टॉपिक हमने कहीं दूसरी जगह पढ़ लिया है उसमें हो सकता है भाई, क्योंकि ये मैंने आप ही के बैच को पढ़ा दिया है वो, तो हो सकता है उसमें कुछ चीजें हम यहाँ कम पढ़ें, चाहे वो यहाँ भी काम की हो, क्योंकि आपको पढ़ना है वो टॉपिक भी। वो आप ही के बैच में पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाया, तो आप ये भी नहीं कहेंगे कि भैया ये तो यहाँ भी दोबारा पढ़ाइए। वो यहाँ पे दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे, जरूरी नहीं है। ये कुछ चीजें हमें सीबीआई के बारे में समझ में आ गई, अंग्रेजी में है। सीबीआई की कुछ धाराएं हमने पिछले बार नहीं की थी। सीबीआई की 3-4 धारा इस अधिनियम की जो 1946 का एक्ट है ना, दिल्ली विशेष पुलिस वाला,
इसकी कुछ धाराएं हैं। तो इसकी धारा 2 का प्रयोग करके सीबीआई का गठन हुआ है। तो पूछा जाएगा दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की कौन सी धारा का प्रयोग कर कर सीबीआई का गठन हुआ है, पहला सवाल आएगा। तो भैया धारा 2 का प्रयोग करके सीबीआई का गठन हुआ है। दूसरा सवाल पूछा जाएगा सीबीआई का गठन कब किया गया, यानी कब बनाई गई सीबीआई। तो 1963 में बनाई गई, 1963 में बनाई गई। ठीक है, चलिए अब धारा 3 में है कि भैया अपराधों का दायरा क्या रहेगा, कौन कौन से अपराधों की जांच कर सकती है, क्या अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है, नहीं। समय समय पर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, गजट निकालेगी, जिसमें लिखा होगा कि सीबीआई इन 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 अपराधों की जांच कर सकती है। ये सीबीआई, तो अपराधों का दायरा किसमें डिफाइन है भैया, 3, धारा 3 में है। ठीक है, चलिए धारा 5 केंद्र को शक्ति देता है कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य तक बढ़ा सके, क्योंकि आप में इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली का विशेष पुलिस है, ये दिल्ली की विशेष पुलिस है, तो फिर इसका दायरा राज्य में कैसे होगा, राज्य में कैसे काम करेगी ये। जैसे दिल्ली पुलिस तो केवल दिल्ली में काम करती है, ये भी दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ही बनाई गई है, तो क्या इसका दायरा फिर दिल्ली से बाहर कभी जाएगा ही नहीं, जा सकता है। केंद्र सरकार इस बारे में डिसीजन ले सकती है, लेकिन उसके संग संग जिस राज्य में भेजना चाह रहे हैं सीबीआई को, उनको भैया सहमति भी उनकी जरूरी है। यानी वो कहेंगे हाँ ठीक है, हमारे इस क्राइम की जांच सीबीआई से करवा दो, तो ही केवल ये किया जा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं किया जा सकता। तो 4 धाराएं महत्वपूर्ण हैं। कौन सी धारा महत्वपूर्ण है, देखो 2 महत्वपूर्ण है, सीबीआई का गठन हुआ। 3 महत्वपूर्ण है, कौन कौन से अपराधों की जांच होगी, ये धारा 3 में है। धारा 5 सीबीआई का दायरा किसी राज्य तक केंद्र सरकार चाहे तो पहुंचा सकती है। और धारा 6 के बारे में बात करें कि सहमति लेकिन उस राज्य की लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, उस राज्य की लेनी पड़ेगी। सीबीआई के डायरेक्टर का कम से कम कितना कार्यकाल होना चाहिए, 2 साल। सीबीआई का सर्वोच्च पद होता है डायरेक्टर, इसका सर्वोच्च पद क्या है, सीबीआई का डायरेक्टर। इसमें ऐसे नहीं है डीजीपी वीजीपी कुछ बोलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सीबीआई का जो सर्वोच्च पद है वो डायरेक्टर है, और डायरेक्टर को कम से कम 2 साल तक उस पद पर रखा जाएगा। कभी कभी हम कहते हैं कि ये 2 साल क्यों रखा जाएगा, 2 साल क्यों रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा 2 साल, तो इसलिए बेटा, इसलिए उनको सिक्योरिटी दी जाती है कि वो कोई ऐसा काम करें और सरकार उन्हें हटा दे। उन्हें डर नहीं रहना चाहिए कि मैंने अगर सरकार के भी किसी भ्रष्टाचार को उजागर किया तो सरकार मुझे हटा ना दे, ये डर नहीं रहना है अंदर, इस डर को भी दूर भगाना है। ठीक है, तो इसलिए, और ये कब आया था, तो विनीत नारायण केस हुआ एक 1997 में, उसके तहत ये डिसीजन आया कि भैया सीबीआई के डायरेक्टर को कम से कम 2 साल तक उसके पद पर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, और अब जो इस एक्ट के तहत कोई भी अधिकारी काम करता है तो उसे वही शक्तियां मिली हुई होती हैं जो किसी एसएचओ को होती हैं। क्योंकि आप कहोगे कि जी इनको शक्तियां कैसे मिलेंगी, पुलिस को तो दे रखी हैं, तो इनको भी इस एक्ट ने वो शक्तियां दी हैं जो पुलिस के पास शक्तियां होती हैं। अब इन्हीं से सवाल बनेगा घूम घूम के, जब कल सवाल देखोगे ना आप, तब आपकी समझ में आएगा कि किस तरह के सवाल होते हैं। आपसे केवल ये पूछा जाएगा यहाँ कि सीबीआई के डायरेक्टर कम से कम कितने साल तक डायरेक्टर यानी उस पे बने रहेंगे, सीबीआई के प्रमुख बने रहेंगे 2 साल। इस केस में डिसाइड किया गया था, विनीत नारायण केस में, इसमें विनीत नारायण केस में डिसाइड किया गया था। सीबीआई की कौन सी इसके दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट की कौन सी धारा के तहत सीबीआई बनी है, धारा 2 के तहत। इसकी धारा 3 में क्या है, अपराधों का दायरा, कौन कौन से अपराधों की जांच कर सकती है। धारा 5 में क्या है, तो धारा 5 का हमें पता ही है क्या है। धारा 5 में कि अगर राज्यों में भी इन्वेस्टिगेशन की शक्ति देनी हो सीबीआई को तो वो केंद्र सरकार दे सकती है। लेकिन धारा 6 भी याद रखनी है
कि भैया वो लेकिन किसी राज्य में जहां आप भेजना चाह रहे हो उस राज्य की सहमति भी जरूरी है। वो सहमत नहीं होंगे तो आप जबरदस्ती नहीं भेज सकते हो, जबरदस्ती नहीं भेज सकते हो। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। कार्यकाल, अब देखो 2 साल का कार्यकाल तो हो गया था इस केस में, पर 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ, 2021 का एक संशोधन हुआ। संशोधन का मतलब है बदलाव, एक बदलाव हुआ। और वो बदलाव कौन सा है कि 2 साल तो ओरिजिनल कार्यकाल हो सकता है सीबीआई के डायरेक्टर का, 2 साल ओरिजिनल यानी मूल कार्यकाल जो शुरू में बनता है 2 के लिए तो बनेगा ही, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि 2 साल के लिए तो वो बनेगा, क्योंकि विनीत नारायण के केस में ये डिसाइड हो रखा है 2 साल कम से कम रखना पड़ेगा। अब केंद्र सरकार एक और लेके आई कि 1+1+1 यानी एक साल के 3 एक्सटेंशन उसे मिल सकते हैं, यानी एक साल के एक साल के 3 एक्सटेंशन, यानी 3 बार बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंशन किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के 5 साल तक बन सकता है, अब किए जा सकते हैं तो कुल मिला के 5 साल तक वो बन सकता है। आज की डेट में मूल कार्यकाल 2 साल, बहुत बढ़िया, मॉन्स्टर जो कह रहे हैं, और एक्सटेंशन 1 और 1 और 1 यानी एक बार में 1 साल का एक्सटेंशन होगा, लेकिन कुल मिला के 3 साल तक उसका कार्यकाल बढ़ा सकते हो। तो यानी किसी सीबीआई के डायरेक्टर को अगर सरकार चाहे तो वो 5 साल तक भी अब डायरेक्टर बना के रख सकती है, 5 साल तक भी बना के रख सकती है। ठीक है, इसकी कंबाइन पीडीएफ अलग होगी। हाँ बेटा, इसकी कंबाइन अलग दिलवा देंगे, इसकी कंबाइन अलग दिलवा देंगे। चलिए, सीबीआई के सारी की सारी चीजें मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, एक बार कर रखी है तो एक ही बार देखेंगे बस। सीबीआई का गठन 1 अप्रैल 1963, इसकी सिफारिश पे तो संथानम समिति बनी थी एक, इसी की सिफारिश पे सीबीआई बनी थी, और इसी की सिफारिश पे एक सीवीसी संस्था है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो भी बना था। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में। सीबीआई का आदर्श वाक्य हम पढ़ चुके हैं पहले, उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। सीबीआई जब बना तो इसके पहले डायरेक्टर यानी संस्थापक निदेशक कौन थे, तो डीपी कोहली थे बेटा। वर्तमान में कौन है, प्रवीण सूद हैं। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, जिसको कभी कभी केवल कार्मिक मंत्रालय कह देते हैं, और वैसे अंग्रेजी में इसको लिखते हैं डीओपीटी। क्या लिखते हैं, अंग्रेजी में इसको डीओपीटी लिखते हैं। और वैसे क्या है, किस तरह की एजेंसी है, तो ये जांच एजेंसी है। ठीक है, आपने सीबीआई को ऐसे नहीं देखा होगा, पुलिस केवल जांच एजेंसी नहीं है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करती है। कहीं पे कोई मेला हो रहा है तो पुलिस जाएगी ना, आपने आज तक सीबीआई को देखा है? क्योंकि पुलिस का काम केवल जांच करना नहीं है, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी है, वहां की व्यवस्था को बनाए रखना भी है। इनका काम व्यवस्था का नहीं है भैया, ये किसी मेले में खड़े नहीं दिखेंगे कि जी आज तो सीबीआई भी थी हमारे साथ। ये केवल जांच करेंगे, जब भी कोई मामला आएगा जो इनको सौंपा जाएगा ये केवल जांच करेंगे, और ये आपको रिवाइज करना है बार बार चीजों को। अब यहां आओ, देखो यहां से सवाल बने हैं पिछले बार। भारतीय पुलिस सेवा 1948, पहले आजादी से पहले कहते थे इंडियन पुलिस, आजादी से पहले नाम क्या था, इंडियन पुलिस, और आजादी के बाद इसे बदल के कर दिया गया भारतीय पुलिस सेवा। तो एक सवाल ये बन सकता है कि भारतीय पुलिस सेवा को आजादी से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप क्या कहोगे बताओ। भारतीय पुलिस सेवा को, भारतीय पुलिस सेवा को आजादी से पहले किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, इंडियन पुलिस सर्विस तो अब कहते हैं, पहले केवल इंडियन पुलिस क्या बोलते थे बेटा, पहले इंडियन पुलिस बोलते थे, अब इसको इंडियन पुलिस, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस बोल देते हैं अब।
पहले कहते थे केवल इंडियन पुलिस, इतना ध्यान रखना है। ये तो नॉर्मल सवाल है, रह जाएगा याद, रह जाएगा, रह जाएगा ये याद, हाँ जी रह जाएगा। अब देखो फिर सवाल आता है कि इसके जनक कौन है, जो पुलिस सेवा है या नागरिक सेवा है, हमारे यहाँ इसके संरक्षक संत या इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इससे देश की एकता बनी रहेगी। ये कैसे एकता बना के रखती हैं सेवाएं, क्यों बना के रखती हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, यानी ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं ये अधिकारी। आईएएस केंद्र सरकार के अधीन, राज्य केंद्र सरकार के अधीन। तो अगर कोई राज्य ये चाहे कि भाई हम तो केंद्र से अलग हो जाते हैं, हम चुपचाप ही अंदर खाने ही कुछ चीज ऐसी कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम तो विद्रोह करके और अलग हो जाते हैं देश से, तो भैया नहीं हो पाओगे। क्योंकि जिले का एसपी किसके कहने पे काम कर रहा है? जिले का एसपी केंद्र सरकार के कहने पे काम कर रहा है, केंद्र सरकार की नौकरी कर रहा है, ठीक है। जिले का डीएम भी केंद्र सरकार की नौकरी कर रहा है। तो इसलिए याद रखेंगे, सवाल यहां से आता है कि भारतीय नागरिक सेवाओं के संरक्षक संत के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, और उन्होंने ही अखिल भारतीय सेवाओं की वकालत की थी। तो यानी कि उन्होंने कहा था कि भारत में ये केंद्र सरकार की तरफ से होनी चाहिए, ये सेवाएं जो हैं अखिल भारतीय सेवाएं किसकी तरफ से होनी चाहिए? इनकी तरफ से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 1948 में नियमों और प्रतीकों का बदलाव। देखो बेटा, जब आजाद हुआ तो कुछ कुछ चीजें बदलेंगी। तो देखो पहले वर्दी पर कौन होता था? ब्रिटिश किंग का क्राउन। पहले हम क्राउन के प्रति होते थे क्या? वफादार। पहले हम होते थे यानी कि मुकुट, राजमुकुट, क्राउन मतलब राजमुकुट, सिंहासन। तो हम पहले किसके प्रति? तो ब्रिटेन का जो सिंहासन था उसके प्रति हम वफादार होते थे। क्यों? क्योंकि हम उनके गुलाम थे। तो इसलिए जो पुलिस उस टाइम पे थी वो किसके बिहाफ पे काम करती थी? इंग्लैंड के राजा के बिहाफ पे काम करती होगी या नहीं? अगर आपकी समझ में पॉइंट आ रहा है तो मुझे बताना थम्स अप करके कि वर्दी पर तब ब्रिटिश किंग का क्राउन होता था। और वो क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम की पुलिस ब्रिटेन के राजा के लिए ही काम करती थी आजादी से पहले। अब इसे हटाया और भारतीय गणतंत्र के प्रतीक जो हैं, भारतीय गणतंत्र के प्रतीक जैसे हमारे यहाँ अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ का महत्व तब नहीं था। अशोक स्तंभ का जो महत्व है वो कब है? अब जब से हम भारत बने हैं, जब से हम भारत बने हैं तब से उसका महत्व है। तो ध्यान रखना है कि भैया वर्दी पर 1948 में क्या क्या बदलाव हुआ। तो वर्दी पर जो ब्रिटिश किंग का क्राउन होता था, जो ताज होता था, उनको हटाकर भाई क्या भारतीय गणतंत्रों के प्रतीकों को अपनाना शुरू किया। और फिर इसमें सबसे पहले अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, इनको शामिल किया गया। तो 1948 से पहले क्या अशोक स्तंभ होता होगा उस पे? नहीं। क्या सत्यमेव जयते होगा? नहीं होता होगा बेटा। इसके अलावा यह तय किया गया कि आईपीएस अधिकारियों के रैंक बैज जो हैं चांदी के होंगे। जो आईपीएस अधिकारियों के रैंक बैज होते हैं ना, जो लगता है अशोक स्तंभ वगैरह, वो किसके होते हैं? चांदी के होते हैं। वो किसके होते हैं? वो चांदी के होते हैं। तो याद रखना कि भैया आईपीएस अधिकारियों के सीधे सवाल आएगा, रैंक बैज किसके होते हैं? तो वो चांदी के होते हैं, ताकि जो स्टेट के अंदर में काम कर रहे हैं लोग, उनसे उनको अलग से देखा जा सके, अलग पहचान मिल सके, ठीक है। चलिए पहला प्रशिक्षण, अब यहां से सवाल आया हुआ है। आपको पता है कि आजकल जो भी पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है आईपीएस की, वो कहां होती है? आपको पता है ना, आईपीएस ट्रेनिंग सब कहते हैं जी हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। शायद आप में से कोई भी बच्चा ये ऐसा ना हो जो ना जानता हो कि आईपीएस हैदराबाद में ट्रेनिंग लेते हैं और भैया आईएएस मसूरी में लेते हैं। तो आपको पता होगा, लेकिन आपको ये पता है क्या कि ये 1975 से हैदराबाद में है। बस 1975 से ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, नाम तो है मेन ये नेशनल पुलिस अकेडमी, पर क्योंकि इन्होंने, ये सब किनका सपना था? सरदार पटेल का। तो इसलिए जो नेशनल पुलिस अकेडमी है उसमें नाम किनका आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का आता है। तो सवाल बनेगा आपसे कि भैया ये 1975 से हैदराबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, लेकिन जब ये आजाद हुए थे ना हम,
1948 में। तब ये सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से सबसे पहले कहाँ खोला गया था? तो भैया राजस्थान के माउंट आबू में। तो सवाल पूछा जाएगा, आज़ादी के बाद हमारे जो अधिकारियों की ट्रेनिंग है, जो इंडियन पुलिस सेवा के अधिकारियों की ट्रेनिंग है, वो कहाँ होती थी? वो माउंट आबू में होती थी। किस में होती थी? सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में होती थी। इसे अब कहाँ बदल दिया गया है? हैदराबाद में बदल दिया गया है। और कब बदला गया है? 1975 में बदला गया है। ये 4 फैक्ट यहाँ केवल आपको याद होने चाहिए, बाकी आपको समझने की चीजें हैं। ये 4 फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रशिक्षण हुआ था वो तो 1948 में सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में माउंट आबू में ही हो गया था। माउंट आबू में ही हो गया था। ठीक है, चलिए ये अंग्रेजी में भी है। चेंजेस इन रूल्स एंड सिंबल्स इन 1948। तो पहले हम क्या करते थे? ब्रिटिश जो किंग का क्राउन है उसके प्रति हम क्या थे? डेडिकेटेड थे, समर्पित थे। और अब हम ध्यान रखना है, जो इंडियन रिपब्लिक जो है हमारा, उसके जो भी सिंबल्स हैं उनके प्रति हम क्या रहते हैं? हम समर्पित रहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो ये बदलाव आया। अगर नॉर्मल मैं आपको बताऊं, वैसे यहां से पेपर में नहीं आएगा कुछ, कि पहले समर्पण था हमारा ब्रिटिश क्राउन के प्रति, अब हमारा भारत के संविधान के प्रति है। आजादी से पहले यानी जो इंडियन पुलिस हुआ करती थी उसमें और आज की जो इंडियन पुलिस सर्विस है उसमें क्या बदलाव आया है? कि हमारा समर्पण, हमारा जो डेडिकेशन था वो पहले ब्रिटिश क्राउन के प्रति था, अब हम संविधान के प्रति हैं। पहले हमारा उद्देश्य था दमन और शासन करना, रूल करना, क्योंकि उन्हें ये नहीं था कि भैया ये किसी के संग वो ना होना चाहिए, कोई भी अपराध। उन्हें तो ये था कि अगर कभी ये विद्रोह करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सेना, पुलिस होनी चाहिए कि हम इनका दमन कर सकें, हम इन पे शासन लगातार कर सकें, हम इन्हें लगातार गुलाम बनाए जा सकें। तो ये पहले दमन और शासन करने के लिए था, अब ये सेवा और सुरक्षा के लिए है। वो बात अलग है, हम में से कुछ लोग पुलिस में भर्ती होकर अभी भी यही सोचते हैं कि हमारा तो दमन करने का काम है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब हम केवल सेवा और सुरक्षा के लिए। एक बदलाव ये आया, प्रतीक ट्यूडर क्राउन था, अब अशोक स्तंभ। पहले ट्यूडर क्राउन लगता था, अब अशोक स्तंभ लगता है। और पहले बेटा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था इंग्लैंड में, उसके अंडर में आते थे। और अब जो पुलिस सेवा है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और यहां से सवाल बनता है कि जो भारतीय पुलिस सेवा है वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वो भारत के ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब क्या है? सेवा और सुरक्षा प्रदान करना, पहले दमन। तो ये एक यहां से सवाल ये बन सकता है ना, ये यहां से बन सकता है। अब अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। देखो हमने बताया कि कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो पूरे भारत में होती हैं। सेवा का मतलब नौकरी, जनरली सेवा को हम नौकरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा, देखो हमारे संविधान में ये अखिल भारतीय कौन से उसमें दी हुई है? सवाल अगर आपसे पूछा जाए, हमारे संविधान में अखिल भारतीय सेवाएं दी हुई हैं अनुच्छेद 312 में। तो इसके लिए एक अधिनियम बना था, क्योंकि संविधान में तो बस इतना लिखा है कि भैया अखिल भारतीय सेवाएं होंगी, यानी भारत में कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जो ऑल इंडिया बेसिस पे होंगी। यानी केंद्र सरकार उन लोगों को चुनेगी, यूपीएससी के माध्यम से चुनेगी, और फिर वो पूरे देश में क्या करेंगे? पूरे देश में सेवा देंगे केंद्र सरकार के बिहाफ पे। अब ये अधिनियम ये है किसके तहत? अखिल भारतीय सेवाएं हैं किसके तहत? 312 के तहत। पर ये अधिनियम कब आया? 1951 में। यानी इसमें तो बस एक रास्ता दिखाया गया कि भैया ऐसी सर्विस बनाई जाएंगी। ये एक रास्ता दिखाने का काम किया हमारे संविधान के अनुच्छेद 312 ने। पर बाकी डिटेल कहां है? जब ऐसा हो कि संविधान छोटी सी कोई बात कह दे और उस पर कोई काम करना होता है, तो अक्सर उसके नियम कायदे किसी कानून के द्वारा बनाए जाते हैं। तो संसद ने एक कानून बना दिया कि भैया हमारा संविधान कहता है कि अखिल भारतीय सेवाएं होनी चाहिए, हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विस होनी चाहिए। तो उन सर्विस के नियम कायदों के लिए हमने ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 बना दिया, 1951 में एक अधिनियम बना दिया। और यहां से सवाल क्या पूछा हुआ है? जब ये बनाया ना,
तब ऑल इंडिया सर्विस केवल 2 थी, यानी ऐसे व्यक्ति जिनको पूरे भारत में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, जो केंद्र के बिहाफ पे वहां पे सेवाएं देंगे, नौकरी करेंगे। तो पहले 2 ही थे, तो 1951 में केवल 2 ही थी, पहली तो आईएएस और आईपीएस। तो ध्यान रखना है, शुरू में केवल 2 ही ऑल इंडिया सर्विस हुआ करती थी, आईएएस और आईपीएस। लेकिन 1963 में फिर इसमें संशोधन किया और 1966 से एक नई सेवा जोड़ी गई जिसका नाम है भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विस। तो अभी 3 सेवाएं ऐसी हैं, आपसे पूछ सकता है, सेवाएं मतलब नौकरी, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो नौकरी, हालांकि हम सर्विस का मतलब भी क्या होता है, सेवा ही तो होता है, पर हमने नौकरी को केवल अपने खाने कमाने का माध्यम बना लिया है, इसलिए हम अब पहचानते ही नहीं कि सर्विस माने क्या है। तो ध्यान रखना, सीधे सवाल क्या क्या बनेगा यहां से बनेगा भैया, यहां से सवाल ऐसे बनेगा कि 312 अखिल भारतीय सेवाएं संविधान के किस अनुच्छेद में, 312 में। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब आया था, 1951 में। आज की डेट में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 हैं। आज की डेट में कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं। हिंदी में अगर देखें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। शुरुआत में कितनी थी, 2 थी, बाद में कौन सी जोड़ी गई, तो भैया भारतीय वन सेवा जोड़ी गई है, भारतीय वन सेवा। बेटा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, देखो मैंने यहां लिख दिया है, यहां लिख दिया है, आप चिंता मत करना, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट लगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये आईएफएस है, वन सेवा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये आईएएस है, यानी प्रशासनिक सेवा। ये भारतीय पुलिस सेवा है, इंडियन पुलिस सर्विस। इसलिए अब एक एक वर्ड का मैंने वो करवा दिया है बाइलिंगुअल, ठीक है। ये मटेरियल फाइनल करने के बाद कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, तो मैंने एक एक वर्ड का बाइलिंगुअल करा दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो भारतीय पुलिस सेवा की बात करें तो ये हम देख ही रहे थे कि इसके ट्रेनिंग के लिए कौन सा संस्थान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, हैदराबाद। इसकी पहचान कैसे होती है, तो वर्दी पर सितारे लगे होते हैं, अशोक स्तंभ लगा होता है, तभी तो पता चलता है आईपीएस है, तभी नहीं। और याद रखना है, पहली महिला आईपीएस का सवाल हमेशा पूछा जा सकता है, किरण बेदी, जो 1972 के बैच की थी। और याद रखना है, राज्य पुलिस बनाम ये जो आईपीएस में क्या अंतर है, कि राज्य पुलिस के अधिकारी कभी कभी प्रमोशन पाकर आईपीएस भी बन जाते हैं, पर यूपीएससी द्वारा नॉमिनेट किए जाने जरूरी हैं। आपसे पूछा जाए क्या राज्य पुलिस के, देखो डीएसपी हमने कल देखा था ना, डीएसपी कौन बनाता है, राज्य का लोक सेवा आयोग, राज्य का, यानी यूपी का पीसीएस के थ्रू जाएगा कोई डीएसपी, तो वो क्या लिखेगा यहां पे, वो कंधे पे पता है क्या लिखेगा, वो हमेशा यूपी पुलिस लिखेगा, वो यूपी पुलिस लिखेगा जो यूपी के थ्रू जाएगा। और आपका आईपीएस चाहे वो दिल्ली में काम कर रहा हो, चाहे यूपी में काम कर रहा हो, चाहे हरियाणा में काम कर रहा हो, उसके कंधे पे क्या होगा, आईपीएस होगा। तो क्या कभी जो स्टेट वाला है, जो स्टेट से बना है, पहले डीएसपी बना है, फिर वो एसपी भी बन सकता है, एसपी भी बन सकता है, प्रमोशन उसके भी होते हैं, पर क्या कभी वो उसे भी आईपीएस लगाने का मौका मिल सकता है, हाँ। कुछ निश्चित सर्विस करने के बाद अगर यूपीएससी उसका नाम रिकमेंड कर देती है तो वो आईपीएस कैडर में चला जाता है, वो राज्य के कैडर में ना होके किस में चला जाता है, तो वो आईपीएस कैडर में चला जाता है। तो आपसे अगर ये सवाल पूछे क्या भैया राज्य पुलिस के अधिकारी भी बन सकते हैं, हाँ बन तो सकते हैं, लेकिन वो बनेंगे तभी जब वो खुद किससे गए हों, राज्य के लोक सेवा आयोग से, और उन्होंने एक निश्चित सेवा पूरी कर ली हो, निश्चित सेवा पूरी कर ली हो। चलिए ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। भारतीय पुलिस सेवा वर्दी नियम 1954, देखो तो हमने देखा कि भैया जो हमें 2-3 नियम याद रखने हैं, देखो हमें कौन कौन से नियम याद रखने हैं, कि नियम और प्रतीकों में बदलाव हुआ 1948 में, एक तो ये बात याद रखनी है हमें। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि भैया अखिल भारतीय सेवाओं का एक्ट कब आया, 1951 में आया, 1951 में। और सेवा वर्दी नियम कब आया, भारतीय पुलिस
बेटा उसमें तो दिए जा रहे हैं जवाब, ग्रुप में रिप्लाई दिए जा रहे हैं, पर कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी ज्यादा हो रहे हैं वो ना, इसलिए रिप्लाई कभी कभी नहीं मिल पा रहे, क्योंकि कभी कभी वो रिप्लाई ज्यादा हो जा रहे हैं, आपके डाउट ज्यादा हो जा रहे हैं ना, इसलिए, वरना दिए जा रहे हैं डाउट। यहाँ तो बेटा मैं सबके डाउट कैसे ले सकता हूँ, यहाँ सबके डाउट लेके अगर मैंने 20-30 बच्चों के भी डाउट लिए तो 1 घंटा निकल जाएगा, और कम से कम कोई पढ़ने वाला बच्चा तो नहीं चाहेगा कि इस क्लास में मैं डाउट सॉल्व करूं। इस क्लास में आप बताओ, क्या आप में से जो पढ़ने वाले बच्चे चाहते हैं कि मैं इसमें 20-30 डाउट ले लिया करूं रोज? कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। चलिए, तो देखो एक तो ये वर्दी का नियम आए कब आए? 1954 में। पूछा जाएगा भारतीय पुलिस सेवा की वर्दी के नियम कब आए? 1954 में। इन नियमों के अनुसार वर्दी का रंग कैसा होना चाहिए? कॉमन चीज है, इनमें कुछ नहीं करना आपको, बस एक बार पढ़ना है। आप ये तो पता है आपको कि जी खाकी वर्दी पहननी चाहिए, पर क्यों पहननी चाहिए बस आपको ये नहीं पता। आपको केवल ये नहीं पता कि खाकी वर्दी पहननी क्यों चाहिए, तो क्योंकि भैया इंडियन पुलिस सर्विस के लिए वर्दी नियम आए थे 1954 में। और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि खाकी आईपीएस अधिकारी खाकी रंग की पहनेंगे, जूते कैसे पहनेंगे? गहरे भूरे रंग के पहनेंगे, बेल्ट भी कैसे पहनेंगे? गहरे भूरे रंग के। हम आईपीएसओ की बात कर रहे हैं फिलहाल। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए दो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग, कोई राज्य कुछ और कर दे, कोई राज्य कुछ और कर दे, कोई राज्य और कुछ और कर दे, लेकिन आईपीएस के लिए यही नियम रहता है। जैसे आपने देखा होगा यूपी पुलिस में क्या पहनते हैं, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर क्या पहनते हैं? लाल जूते पहनते हैं, आपने देखा है। यूपी पुलिस में बेल्ट कैसी पहनते हैं? वो लाल पहनते हैं। लेकिन आप देखना, मैं दिल्ली पुलिस में था खुद भी 5-6 साल, तो वहां पे लाल जूते नहीं पहनते सब इंस्पेक्टर, वहां सब इंस्पेक्टर काले जूते पहनते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये नियम है किसके लिए? आईपीएस के लिए, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए। नीचे वाली सर्विसों के नियम कौन बनाता है? वो राज्य बनाएगा। दिल्ली ने कहा हम काले पहनाएंगे, काले पहना लो। यूपी ने कहा हम तो भैया लाल पहनाएंगे अपने अधिकारियों को, तो लाल पहना लो। तो यानी कि जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनके अलग अलग मिल सकते हैं, पर पूरी इंडिया में अगर कोई आईपीएस है तो वो खाकी रंग की वर्दी पहनेगा, वो गहरे भूरे रंग के जूते पहनेगा, बेल्ट भी गहरे भूरे रंग की पहनेगी। यानी वर्दी का मूल रंग क्या होगा उसकी का? खाकी ही होगा। क्या होगा? खाकी। लेकिन अगर कोई लेडी ऑफिसर है तो उसकी मर्जी है, या तो वो खाकी साड़ी पहन लेगी, पहनेगी खाकी साड़ी पहन लेगी, या बेटा कमीज पैंट पहन सकती है। ये जरूर है लेकिन पहनेगी खाकी ही, ठीक है। और सिख अधिकारी खाकी या नीले रंग की क्या पहन सकते हैं? पगड़ी पहन सकते हैं, रैंक के अनुसार। ये चीज किसके अनुसार बदलती है? रैंक के अनुसार। तो आपसे सवाल क्या बनेगा सीधे सीधे कि भैया ये खाकी जो रंग है, ये गहरे भूरे रंग के जूते जो हैं, ये गहरे भूरे रंग की बेल्ट जो है, ये किस नियम के तहत आईपीएस अधिकारी या सेवा पुलिस सेवा के अधिकारी पहनते हैं? तो भैया ये नियम आए थे 1954 में। ये 1954 में आए थे। कब बेटा? 1954 में आए थे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये कुछ 5-6 रैंक ऊपर देख लो, नीचे वाले आप ज्यादा जानते ही हो जो डीजीपी है ना या एडीजी, जो ऊपर के 2 पद हैं, जो डीजीपी है और डीजीपी के रैंक का ही एडीजी अधिकारी भी होता है, बस उससे थोड़ा सा जूनियर है। डीजीपी और एडीजी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, नहीं कोई अंतर नहीं है। ये एडीजी या डीजीपी एक ही रैंक के होते हैं, लेकिन ये थोड़े जूनियर है। तो इनमें क्रॉस तलवार छड़ी और ऊपर अशोक स्तंभ होता है। क्रॉस तलवार ऐसे रहती है कंधे पे, मैंने यहाँ पे इसमें दे रखे हैं पहले, और वो क्या रहेगा बेटा? अशोक स्तंभ रहेगा, अशोक स्तंभ, ठीक है। चलिए, आईजी में क्रॉस तलवार छड़ी और 1 स्टार, आईजी में, ठीक है, ध्यान रखना है। डीआईजी में याद रखना है बेटा 3 सितारे हैं, अशोक स्तंभ और 3 सितारे। देखो आईजी और डीआईजी में क्या अंतर है? ये तलवार छड़ी ऐसे क्रॉस तलवार सी रहती है ऐसे, ये डीजीपी में क्रॉस तलवार छड़ी और ऊपर क्या रहता है बेटा? अशोक स्तंभ। आईजी में क्रॉस तलवार छड़ी और 1 सितारा, लेकिन डीआईजी में अशोक स्तंभ है, इससे नीचे सब अशोक स्तंभ आएंगे, 3 सितारे। एसएसपी में
2 सितारे, एसपी में अशोक स्तंभ और 1 सितारा, और एएसपी में केवल 1 अशोक स्तंभ, केवल 1 अशोक स्तंभ, केवल 1 अशोक स्तंभ। ठीक है, सीधे सवाल आएगा कि भैया क्रॉस तलवार छड़ी और अशोक स्तंभ सबसे बड़े पद पे, डीजीपी या एडीजी के लिए। क्रॉस तलवार छड़ी और ऊपर 1 सितारा, ये आईजी के लिए। अशोक स्तंभ और 3 स्टार, ठीक है, ये डीआईजी के लिए। ठीक है, अशोक स्तंभ और नीचे 2 सितारे, एसएसपी के लिए, जो सीनियर एसपी होता है। अशोक स्तंभ और 1 सितारा एसपी के लिए, और केवल अशोक स्तंभ 1 के लिए। और बाकी इंस्पेक्टर से नीचे आप जानते ही हो, डीएसपी भी 3 स्टार, इंस्पेक्टर भी 3 स्टार, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है डोरी वगैरह का। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर 2 स्टार, एएसआई 1 स्टार, हेड कांस्टेबल 3 पट्टियां जो होती हैं वो। इस तरह से वर्दी पे बैज लगते हैं, इस तरह से वर्दी पे बैज लगते हैं बेटा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग, यहां से सवाल आया हुआ है बेटा। आपने एक चीज देखी थी, 1861 में पुलिस अधिनियम आया, इतनी याद है आपको? मैंने बताया था पुलिस अधिनियम कब आया था, और खास तौर पर आया था वो क्रांति के बाद। पुलिस अधिनियम कब आया? 1861 में। 1861 में जो पुलिस अधिनियम आया तो उसको लंबा टाइम बीत गया था, लंबा टाइम, इसलिए एक पुलिस आयोग बनाया गया भारत का आजादी के बाद। और उसमें यह था कि भाई पुरानी चीजों में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं बेटा, ये आया था। मैंने बेटा लगाए थे कल, पिछली पीडीएफ में लगे हुए हैं, आप एक बार वहां देख भी लेना, पिछली पीडीएफ में लगे हुए हैं, एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए, तो पुलिस अधिनियम 1861 आया और उसमें सुधार के लिए, इसमें सुधार के लिए ये आया है, पुलिस अधिनियम में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो इससे क्या क्या सवाल आएगा? राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई? 1977 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? धर्मवीरा, इसलिए इसे धर्मवीरा कमीशन भी कहते हैं। हाँ जी, तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग को क्या कहते हैं? इसी का नाम है, इसी का नाम बेटा धर्मवीरा कमीशन भी है राष्ट्रीय पुलिस आयोग का। 1977 में स्थापना हुई। उद्देश्य क्या है? जो 1861 में पुराना पुलिस अधिनियम आया था उसको देखना, और आधुनिक भारत के लिए क्या क्या बदलाव होना चाहिए वो सिफारिश करना। इस आयोग ने इन 2 सालों के बीच में कुल कितनी 8 रिपोर्ट पेश करी हैं? कितनी रिपोर्ट पेश करी हैं? 8 रिपोर्ट पेश करी हैं। ठीक है, 8 रिपोर्ट इसमें पेश की हैं, ध्यान रखना है। और इन्हीं 8 रिपोर्ट के आधार पर बाद में एक केस हुआ, प्रकाश सिंह ने डाला एक केस, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये चीजें पुलिस में सुधार होना चाहिए, इन चीजों में सुधार होना चाहिए। तो ये वाला जो केस है उसी आधार पे है कि भैया जो इस पुलिस आयोग ने सिफारिश की थी ये बदलो, ये बदलो। आज तक दिक्कत ये रही कि आज तक बहुत ज्यादा बदलाव पुलिस में किया नहीं गया। खूब बेशक सिफारिश आई है पुलिस सुधार के लिए, लेकिन बदलाव ज्यादा हुआ नहीं है। ये 4 समिति आपको पढ़नी है। रिबेरो समिति किससे जुड़ी हुई है? पद्मनाभैया किससे जुड़ी हुई है? मलीमत किससे जुड़ी हुई है? और इसमें सबसे ज्यादा सवाल आता है यहां से, सोली सोराबजी समिति का संबंध किससे है? तो एक मॉडल पुलिस एक्ट बना। मॉडल पुलिस एक्ट में क्या है कि भैया क्या क्या चीजें पुलिस में बदली जानी चाहिए, क्या क्या सुधार होना चाहिए, वो है मॉडल पुलिस एक्ट। और सवाल आता है कि मॉडल पुलिस एक्ट कौन सी समिति ने बनाया है? तो ये सोली सोराबजी समिति ने बनाया है, सोली सोराबजी समिति ने बनाया है, सोली सोराबजी समिति ने बनाया है। एक बार इनको यहां थोड़ा बेटा, यहां से एक बार हल्का सा रीडिंग करो। क्या हो रहा है? जहां जहां ज्यादा जरूरी है वहां रोक दूंगा मैं।
चलिए थोड़ा सा और है, इसे देख लेते हैं एक बार। यहां से सवाल आएगा। ये हो गए, धर्मवीर आयोग हो गया। अब मॉडल पुलिस एक्ट से सवाल आते हैं भाई, पिछले बार आपने देखे भी होंगे। इससे क्या क्या सवाल है, देखो मॉडल पुलिस एक्ट आया। मॉडल तो जानते हो आप, आदर्श होना चाहिए, जो आदर्श। जैसे हमने कल मॉडल कारागार देखा था, क्या लखनऊ में देखा था? अगर लखनऊ में देखा था तो थम्स अप बता देना कि अगर हमने मॉडल कारागार कल लखनऊ देखा। तो मॉडल पुलिस एक्ट में 16 अध्याय हैं, 261 धाराएं हैं, या सेक्शन बोल सकते हैं इनको। ये सवाल आता है सीधे सीधे, मॉडल पुलिस एक्ट का जो मसौदा है किसने तैयार किया? सोली सोराबजी समिति ने। सोली सोराबजी समिति ने कहा, और ये किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए ये। कभी आप कहो कि भैया ये पूरे भारत के लिए है। मॉडल पुलिस एक्ट आया, इसमें 2006 में अध्याय 16 हैं, धाराएं 261 हैं। इसका ड्राफ्ट तैयार किया था सोली सोराबजी समिति ने। उद्देश्य था पुराने पुलिस अधिनियम को बदलना और पुलिस को शासक की पुलिस की बजाय जनता की पुलिस बनाना, क्योंकि इतने दिनों बाद भी ये शासक की पुलिस बनी हुई है, रूलर की, कि हम तो राजा की पुलिस हैं। राजा की पुलिस नहीं, जनता की पुलिस बनना है, जनता की पुलिस बनना है। कार्यकाल, डीजीपी और थाना प्रभारियों का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष। डीजीपी और थाना प्रभारियों का न्यूनतम कार्यकाल ध्यान रखना है 2 साल होगा, ये इसने बोला है। तो सवाल पूछा जाएगा मॉडल पुलिस एक्ट के तहत कितना कार्यकाल होना चाहिए, तो भैया कम से कम 2 साल होना चाहिए, डीजीपी का भी और एसएचओ का भी। डीजीपी और एसएचओ दोनों का कितना होना चाहिए? न्यूनतम 2 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 2 वर्ष होना चाहिए। सीधे सीधे इसमें तीन संस्था बनाने के लिए भी बोला था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा इसमें कौन कौन सी संस्था? तो मॉडल पुलिस एक्ट ने कहा कि एक राज्य का पुलिस बोर्ड बनाओ, हर राज्य में। वो क्या करेगा? पुलिस के लिए नीति बनाएगा और निगरानी करेगा, ठीक है। फिर पुलिस स्थापना बोर्ड बनाओ, ये क्या करेगा? पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर वगैरह करेगा, केवल एक आदमी पे नहीं होना चाहिए ये पावर, तो इसके बोर्ड बनाओ, यानी स्थापना बोर्ड, जो पुलिस अधिकारियों के तबादले करेगा। और तीसरा, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अगर पुलिस किसी के साथ ज्यादती करती है तो शिकायत करने के लिए भी एक प्राधिकरण बनाओ। तो ये 3 चीज मॉडल पुलिस एक्ट ने क्या क्या कहा कि भैया राज्य के लिए पुलिस बोर्ड बनाओ, पुलिस स्थापना बोर्ड भी बनाओ, और पुलिस शिकायत प्राधिकरण भी बनाओ। पुलिस शिकायत प्राधिकरण भी बनाओ। तो याद रखना है ये सब मॉडल एक्ट के तहत इन 3 निकायों यानी 3 बॉडी या 3 संस्थाओं के गठन का सुझाव दिया गया था। और मॉडल पुलिस एक्ट में 16 अध्याय हैं, 261 धाराएं हैं। सोली सोराबजी समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था। उद्देश्य था जो कमियां 1861 के पुराने पुलिस अधिनियम में हैं उनको बदलना। कार्यकाल की इसमें क्या मिली है? कार्यकाल भैया डीजीपी का 2 साल होना चाहिए, एसएचओ का 2 साल होना चाहिए कम से कम, ये भी इसी में आया था। ये कार्यकाल जब भी कम से कम फिक्स करने की बात होगी ना, वो इसलिए होगी ताकि कभी भी दबाव बनाया ना जा सके अधिकारी पे कि तुझे ऐसे कर दे, नहीं तो कल कोई हटवा दूंगा मैं, इसलिए, हमेशा इसलिए, ठीक है। ये क्लियर है, ये 3 चीज हो जाएंगी। अब यहां से सवाल आया हुआ है राष्ट्रपति के, लास्ट है बेटा, शायद मेरे ख्याल से लास्ट है, हाँ, 2-3 स्लाइड और हैं, इन्हें देख लो। तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक, देखो राष्ट्रपति का पुलिस वीरता पदक हमेशा तब दिया जाएगा जब किसी आदमी ने बहुत बड़ा काम किया हो, जैसे अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधियों को पकड़ा हो, मुठभेड़ करी हो किसी के संग, आतंकवाद विरोधी अभियान चला दिया हो, या किसी की बहुत ज्यादा अपनी वीरता दिखा के जान बचाई हो। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वीरता पुलिस वीरता पदक देते हैं। ये कितनी बार दिया जाता है सवाल पूछा जाएगा, तो 2 बार दिया जाएगा साल में। जो 2 बार दिए जाते हैं इस तरह के पदक, वो एक बार 26 जनवरी और एक बार 15 अगस्त को दिए जाएंगे। और याद रखना है ये किसे मिल सकता है, तो ये कांस्टेबल को भी मिल सकता है और ये डीजीपी को भी मिल सकता है, यानी कि कोई ऐसी इसमें क्या है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। चांदी का होता है, हाँ जी चांदी का होता है। एक तरफ अशोक स्तंभ होता है, हाँ जी अशोक स्तंभ होता है, और दूसरी तरफ वीरता के लिए पुलिस पदक लिखा होता है हिंदी और अंग्रेजी में। हाँ, दूसरी तरफ वीरता के लिए पुलिस पदक हिंदी और अंग्रेजी में।
लिखा होता है। इसमें भत्ता भी मिलता है, अगर ये किसी को मिलेगा ना तो भत्ता मिलेगा उसको, फिर ट्रेन यात्रा में छूट मिलती है, हवाई यात्रा में भी छूट मिलती है, सार्वजनिक कामों में विशेष सम्मान मिलता है। तो ये सब इसको मिलता है बेटा, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरे नंबर पे केवल पुलिस पदक दिया जाता है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये दो मुख्य पदक हैं, और फिर एक मुख्यमंत्री भी देते हैं पदक, लेकिन ये केवल राज्य स्तर पे देते हैं अपने अपने राज्य के लोगों को। ये जो है किसी भी राज्य की या किसी भी और पुलिस बल को दी जा सकती है। किसके द्वारा? ये पदक जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो जान जोखिम में डालकर अपराधियों को पकड़ने पर, मुठभेड़ में, आतंकवादी विरोधी अभियान चलाने में या जान बचाने वाले पुलिसकर्मी को क्या दिया जाता है? राष्ट्रपति वीरता, पुलिस वीरता पदक दिया जाता है। सवाल आएगा, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक कितनी बार साल में? 2 बार दिया जा सकता है। किससे दिया जा सकता है? सवाल आएगा तो कांस्टेबल से लेकर डीजीपी किसी को भी दिया जा सकता है। यह किस धातु का बना होता है? तो एक ऑप्शन में आएगा चांदी का बना होता है। इसमें कौन से क्या लिखा रहता है? एक तरफ तो एक तरफ भैया अशोक स्तंभ या भारत का नक्शा, तो इसमें अशोक स्तंभ एक तरफ होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ वीरता के लिए पुलिस पदक कौन कौन सी भाषाओं में लिखा होता है? हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है। सबसे ज्यादा वीरता पदक तो देखो यूपी में तो प्रशांत कुमार जी के नाम ही रिकॉर्ड है। बाकी संजीव कुमार यादव दिल्ली में एक डीसीपी रहे हैं, दिल्ली पुलिस, 9 बार, और कहीं कहीं तो 11 बार भी लिखा हुआ है इस पे, कहीं कहीं तो 11 बार भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये कहीं ऑफिशियल डेटा तो है नहीं इसका, तो 9 बार या 11 बार में से ही कोई ऑप्शन आएगा। वैसे तो ऐसे नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे किसे सबसे ज्यादा बार, लेकिन कई बार जो बुक्स वगैरह में अभी भी ये नरेश कुमार का नाम देखने को मिल जाता है, नरेश कुमार। अच्छा, एक सवाल मैंने देखा था इसका, मान लो एक बार, जैसे इनको तो कई कई बार मिल रहा है, तो क्या हर बार इनके लिए पदक बदला जाएगा? हर बार नया पदक मिलेगा? तो हर बार पदक नहीं मिलता नया, उसी पदक पे एक चांदी का बार लगा दिया जाता है उसी पे। यानी जैसे इनको 10 बार 11 बार मिला, मान लो इनको 7 बार मिला, तो एक बार तो पदक मिल जाएगा और बाकी 6 बार उस पे चांदी का बार, ऐसे चांदी का बार लगा दिया जाएगा, तो 6 उस पे बार होंगे। 7 बार ये तो है 7 टाइम्स, एक उसको भी बार ही बोलते हैं जो उस पे एक चांदी की छड़ सी लगा देते हैं, चांदी की छड़ सी। तो जब बार बार पदक मिलेगा तो उसे नया पदक नहीं मिलेगा, उसी पदक पे चांदी का बार लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे अधिक बार अगर यूपी में पूछेंगे तो रिकॉर्ड है प्रशांत कुमार का, और वैसे इंडिया में तो संजीव कुमार यादव और नरेश कुमार सबसे ज्यादा बार जीत चुके हैं, संजीव कुमार यादव और नरेश कुमार, ठीक है। चलिए, अब एक यहां से सवाल बना हुआ था, महिला और बाल सुरक्षा डेस्क। आपको पता है मॉडल पुलिस एक्ट आया 2006 में, तो इसके तहत जो इसने सिफारिशें की थी उसके लिए बेटा इनकी महिला और बाल सुरक्षा डेस्क जो है बनाई गई। वे डेस्क क्या है? महिला और बाल सुरक्षा डेस्क है क्या? महिला और बाल सुरक्षा डेस्क क्या है बताओ? महिला और बाल सुरक्षा डेस्क क्या है? नहीं बेटा, ये वो नरेश कुमार नहीं है, ये सीआरपीएफ के है ना। तो महिला और बाल सुरक्षा डेस्क ये है जो स्पेशली महिलाओं के लिए बनी हो थाने में, क्योंकि देखो अगर महिलाओं के लिए अलग से जगह नहीं बनी होगी ना, तो उनके साथ जो अपराध हुआ है कई बार वो बताने में हिचकिचाती हैं। बच्चों के साथ भी जो अधिकार अपराध हुआ है उसमें भी वो हिचकिचाते हैं, तो इसलिए ये डेस्क बनाई हुई हैं, ठीक है। और एक हमारे यूपी में मिशन शक्ति और चला है, तो इसके तहत इनको और मजबूत किया गया है, पर महिला डेस्क बनाई हुई है लगभग हर थाने में, ठीक है। ज्यादातर इसे महिला अधिकारी ही संचालित करती हैं, ताकि पीड़ित महिलाएं खुल के बात कर सकें, क्योंकि किसी पुरुष को अगर वहां बैठा दिया तो शायद महिला उतने खुल के बात नहीं कर पाएगी। 0 FIR हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कहीं भी करवा सकते हो आप 0 FIR, फिर वो 0 FIR कटने के बाद उस थाने में चली जाती है जहां पे उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। मान लो कोई क्राइम दिल्ली में हुआ, आप यूपी के भी किसी थाने में FIR करवा सकते हो, पर यूपी का आदमी तो वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं, तो आपको जो FIR है उसकी एक कॉपी जो है वो दिल्ली भेज दी जाएगी, और दिल्ली फिर वहां बोला जाएगा कि जी हमने FIR कर दिया, अब इन्वेस्टिगेशन आप करो, क्योंकि आपके क्षेत्र का मामला है।
तो जब ऐसी कोई एफआईआर कटती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे कहीं दूसरी जगह भेजना पड़ेगा, तो उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो एफआईआर। रात में किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं। पर विशेष परिस्थिति में अगर करनी पड़े ना, मान लो ये हो कि अगर इसे अभी गिरफ्तार नहीं किया तो ये तो सुबह भाग जाएगी और वो अपराधी है, तो मजिस्ट्रेट से अनुमति ली जाएगी, प्लस साथ में महिला पुलिस रखी जाएगी। कल को आप पुलिस में लगो और आपने किसी महिला को पकड़ लिया जाके रात को 8 बजे, चलो थाने में, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया रात में नहीं हो सकती है गिरफ्तारी, और अगर होगी तो मजिस्ट्रेट से पहले इंफॉर्मेशन परमिशन ली जाएगी और साथ में महिला पुलिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। यौन अपराधों की शिकार महिलाओं की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये नई धारा है बीएनएस की 72। यौन अपराध, मान लो किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी का काम हो गया या रेप हो गया, यानी यौन अपराध हो गया उनके साथ कोई। अब आप बाहर देखा मीडिया खड़ी हुई है, मीडिया ने कहा कि क्या हो गया जी? अरे कुछ नहीं, आजकल बहुत ज्यादा इतने अपराध बढ़ गए हैं, अब देखो उस गांव की जो लड़की है XYZ, उसके साथ रेप कर दिया। तो ये अपराध है। जो भी इन अपराधों की पीड़ित लोग होते हैं ना, महिलाएं होती हैं, जो यौन अपराधों की, जो सेक्सुअल जो क्राइम है, उनकी जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती, उनकी जगह कोई और नाम, जैसे आपने दिल्ली वाले केस में देखा था निर्भया कांड, उसमें उस लड़की का नाम निर्भया नहीं था। निर्भया क्यों नाम रखा गया? निर्भया एक ऐसा नाम दे दिया गया ताकि एक ये तो पता रहे कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन उसका असली नाम नहीं था वो, क्योंकि यौन अपराध जिसके भी साथ हुआ हो उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई जाती, डिस्क्लोज नहीं की जाती। और सीधे सवाल आता है कभी कभी कि जो राज्य स्तर पर एडीजी जो होते हैं, एडीजे, वो महिला डेस्क का मुख्य नेतृत्व करते हैं, यानी महिला डेस्क जो है वो किसके अंडर में काम करती है असलियत में? तो एडीजी के अंडर में करती है। किसके? एडीजी के अंदर में करती है। अब ये सवाल है, आज मैं उतना दम नहीं लगा पाया, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो आज मैं आपको एक टास्क देता हूं, आज मैं एक टास्क देता हूं आपको, इसको कल रिवाइज करके आना, क्योंकि कल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन यूपी में जो भी 4-5 एग्जाम होते हैं उन्होंने जो जो भी इस बारे में पूछा है वो सब पूछे जाए, सब कराएंगे हम लोग। यूपी के एग्जाम्स में जो जो भी होता है हम सब कराएंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत बेहतरीन ढंग से करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर आपको करना है, पर रिवीजन करके आएंगे तब और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। बाकी दोनों क्लास में हमने रिवीजन साथ साथ कर लिया था, आज थोड़ा सा मैं असमर्थ फील कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा, तो कल हम क्वेश्चंस के थ्रू इसे करेंगे। 3 टॉपिक और हैं यूपी होमगार्ड के, यूपी होमगार्ड के 3 टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को मैं करवा दूंगा, आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, और फिर आप लोग अपनी तैयारी पे लग जाना। जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं वो तो अभी हमारे साथ लंबे जोड़े रहेंगे, क्योंकि उनके कुछ स्टैटिक जीके के नॉर्मल टॉपिक भी नहीं हुए हैं, वो भी कराने हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।